मुफसा द लायन किंग। कहानी की शुरुआत में लायन किंग को दिखाया जाता है। अब सिम्बा इस जंगल का राजा बन चुका है और जंगल की सब प्राणी उसको राजा मानते हैं। उसकी बीवी नाला को दिखाया जाता है। वह जंगल में रास्ता भटक गई होती है। उसे घर का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वह सिम्बा का इंतजार कर रही थी। उसे इस बात का उम्मीद थी कि सिम्बा उसे जरूर ढूंढ लेगा। यहाँ पर सिम्बा की एक बेटी भी होती है जिसका नाम है क्यारा। और सिम्बा अपनी बेटी को कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। अब तक के लिए तुम डैमोन और बाम्बा चाचा के साथ रहना। जाने से पहले सिम्बा इन दोनों को कहता है कि उस बच्ची का ख्याल रखना। मैं उसकी माँ को ढूंढकर जल्दी वापस चले आऊँगा। इसके बाद सिम्बा अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर ये दोनों डैमोन और बम्बा क्यारा को कहानी सुनाने शुरू कर देते हैं। कहानी थी स्कार और सिम्बा के बारे में, कैसे सिम्बा ने उसको हराया। इस बीच यहाँ पर रफ़ीकी आ जाता है, जो एक बंदर होता है, और वह क्यारा को बोलता है कि आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, जो महान राजा मुफसा की कहानी है। वैसे तो वह एक आम शेर था, लेकिन एक दिन वह सबका राजा बन गया। अब रफ़ी की कहानी शुरू करता है, और कहानी यहीं से शुरू होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है बारिश की न होने की वजह से चारों तरफ सूखा पड़ गया होता है। और मैं यहाँ पर मुफसा और उसकी माता पिता को दिखाया जाता है। वह अपनी माँ को पूछता है कि वह रोशनी के पीछे क्या है। उसकी माँ मुफासा को कहती है कि उसे जगह का नाम है मिलेली है, और हम एक दिन उस जगह पर जरूर जाएंगे। बहुत जल्दी चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगी है। बारिश की वजह से धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगा। ये देखकर सारे जानवर खुशी से झूम उठते हैं। इस वक्त वह पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा और बाढ़ आने की वजह से जो जानवर थे वहां से भागने लगे। यहाँ पर मुफसा गलती से एक तालाब के अंदर गिर जाता है और पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए बाहर नहीं निकल पाया। उसको बचाने के लिए उसके पिता तालाब में कूद जाते हैं और काफ़ी मुश्किलों के बाद मुफसा को किनारे के साइड फेंक देते हैं। उसके बाद मुफासा जा कर के बंद पर अटक जाता है। उसकी माँ उसे कह रही थी कि धीरे धीरे पाँव को आगे बढ़ाओ, लेकिन तभी एक हाथी का बच्चा उस पानी से बहते हुए उसे बाढ़ को तोड़ देता है। इसकी वजह से मुफसा पानी के साथ डूब जाता है और यहाँ पर मुफासा साहब लकड़ी की मदद से पानी में तैरते हुए काफ़ी दूर आ जाता है। वह अपने घर से काफ़ी दूर आ चुका है। पानी का लहर मुफासा को लाकर एक छोटी सी तालाब में छोड़ देता है। उसके बाद उसे किनारे में एक शेर का बच्चों को दिखाया जाता है। उसका नाम ताका होता है। अब ताका मुफासा को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वह कहता है कि तुम्हारे पीछे मगरमच्छ आ रहे हैं, पानी में से जल्दी निकले। मुफासा भागते हुए किनारा पर आता है और ताका धड़ से पकड़ लेता है। फिर मगरमच्छ जैसे उनके करीब आकर उनको खाने वाले होते हैं, तभी ताका की माँ वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है, जिसका नाम था ऐशा। ताका अपनी माँ को बताता है कि मैं मुफसा को अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। उसकी माँ उसे कहते हैं कि तुम्हें नियम अच्छे से पता है, क्योंकि हमारी कबीला किसी घुसपैठिया बच्चों को नहीं अपनाते। ये सुनकर मुफासा कहता है कि मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, बस मैं अपने परिवार से अलग हो गया हूँ। नदी का पानी मुझे यहाँ तक लेकर आ गया, इस वजह से मैं अपने परिवार से अलग हो गया। ये सुनने के बाद ऐसा उन दोनों को अपनी साथ लेकर आती है। एक और शेर को देखते हैं जिसका नाम अबैशी, जो राजा होता है। वो बोलता है कि हमारा कुछ नियम है, हम घुसपैठिया शहर की बच्चों को अपने साथ शामिल नहीं करते। मुफसा कहता है कि मैं घुसपैठिया नहीं हूँ, जब मेरी मम्मी पापा आएंगे मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वैसे मैं बहुत अच्छी से दौड़ता हूँ और मैं आपको भी हरा सकता हूँ। ये सुनकर अबैशी कहता है कि अगर तुम ताका को रेस में हरा सकते हो तो तुम यहाँ रह सकते हो। मुफसा को ये शर्त मंजूर थी। मुफासा ताका के साथ रेस लगाता है। दोनों के बीच में रेस शुरू होती है और यहाँ पर ताका मुफासा से काफ़ी आगे निकल चुका था और ताका चाहता तो ये रेस जीत सकता था, लेकिन वह कहता है कि उसको एक भाई की ज़रूरत है, और इतना बताने के बाद वह अपनी रफ्तार को धीमी कर देता है और जानबूझकर यह रेस हार जाता है, जिसकी वजह से मुफासा यहाँ पर रह सकता है। अब ताका और मुफासा हर वक्त एक साथ रहकर एक दूसरे के साथ खेलते हैं। इस तरीके से दोनों खेलते खेलते बड़े हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत गहरे दोस्त हो गए थे, लेकिन आज तक अबैशी उपास को एक अजनबी समझ रहा था। वह उसे नहीं अपनाया और वह अपने बेटे को कहता है कि जिसे तुम भाई मानते हो वह एक दिन तुमको धोखा देगा और तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। तुम यहाँ का राजा नहीं बल्कि वह राजा बन जाएगा।
लेकिन इस बात को टका ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। इधर हम देखते हैं मुफसा और ऐसा शिकार के लिए आया हुआ होता है, और इस वक्त मुफसा बहुत अच्छा शिकारी बन चुका है। जब ये दोनों शिकार के लिए आए थे तभी ताका इन दोनों को चुपके से देख रहा था। उनके सामने एक मुसीबत आ जाता है। दूसरी तरफ हम दो सफ़ेद कलर की शेर को देखते हैं, वह भी यहाँ हिरन का शिकार करने के लिए आए थे। तभी ऐसा अपनी बेटा को देख लेता है, और इसी वक्त ताका सामने से उसे सफ़ेद शेरों को देखता है। सफ़ेद कलर की शेर हिरन का शिकार करने आए थे, लेकिन सामने ऐसा आ जाता है और वह शेर से टकरा जाता है, और मुफसा इन शेरों से आकर लड़ता है। तभी ऐसा देखती है उसकी बेटा यहाँ से डरकर भाग जाता है, और मुफसा इन दोनों में से एक को मार देता है। ये देखकर दूसरा सफ़ेद सर यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद मुफसा ऐसा को लेकर उबासी के पास आता है। यहाँ पर ऐसा उबासी को बताता है कि अगर आज मुफसा नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होती। वह शेर भूत के जैसे थे और काफ़ी ताकतवर थे। ये सुनकर उबासी मुफसा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा, तुमने मेरी बीवी की जान बचाई। तभी मुफसा उसे बताता है कि जल्दी से वह सारे के सारे शेर हमारी ओर आ रहे हैं, और यह मैं हवा के जरिए महसूस कर सकता हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो किसी खबरी को भेजकर आप पता लगा सकते हैं। इसके बाद उबासी अपनी एक खबरी को भेजता है और पता लगता है कि वह शेर कहाँ तक पहुँचे हैं। आप दोस्तों यहीं पर कहानी शिफ्ट होता है और हमें सफ़ेद शेरों को दिखाया जाता है। उनका का जो राजा होता है उसका नाम होता है किरोश, और यही हमें पता चलता है कि मुफासा ने जिस शेर को मारा था वही शेर किरोश का बेटा था। अब जो शेर वहाँ से भाग आया था वह इन सबको बताता है, महाराज जो आपकी की बेटे को मारा है वो वहाँ का राजा का बेटा है। और किरोश को पता चल जाता है कि ये शेर उसकी बेटों को मरने के लिए छोड़कर चले आया, इसीलिए उसकी लोग उसे जान से मार देते हैं। और यहीं पर हम एक शेर को देखते हैं जिसे उबासी ने खबरी बनाकर भेजा था, और उसको जब पता चलता है तो ये खबर लेकर अपनी महाराज के पास आता है और कहता है कि वह शेर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, कि अक्सर हमारे दो सर जितना ताकतवर है और हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ओवैसी अपने बेटे को कहता है, अगर तुमको राजा बनना है तो तुम अभी यहाँ से चले जाना पड़ेगा। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है ऐसा को, जो मुफासा से कहती है कि उसे रोशनी के पास जाना जो दिखाई देता है, जिसका नाम है मिलेली, और वहाँ पर तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। उस दिन ताका डर की वजह से इन दोनों को वहाँ छोड़कर चला आया था, इसीलिए वह बहुत शर्मिंदा था। और अभी मुफसा और ताका यहाँ से चले जाते हैं, और उनको जाने की कुछ देर बाद यहाँ पर वही शेर आ जाता है जो ताका को ढूंढ रहा होता है, ताकि अपनी मरे हुए बेटा का बदला ले सके। किरोश इन सबको बोलता है कि जहाँ तक सूरज की रोशनी है वहाँ तक सारे ज़मीन मेरा ही होगा। जिनके बाद उबासी कहता है कि हमें तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। फिर किरोश कहता है कि मुझे वह चाहिए जिसने मेरी बेटे को मारा, और वह कहाँ पर है। ये सुनकर उबासी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, और सफ़ेद शेरों ने इस शेरों की जुड़ को चारों तरफ से घेर लिया है और इसे जीत पाना नामुमकिन था। किरोश उसकी शेर को कहता है कि जाकर उसको ढूंढो जिसने मेरे बेटे को मारा है। इधर ताका और मुफासा अभी भी ज़्यादा दूर तक नहीं गए थे, और सफ़ेद शेर उनका का गंध महसूस किया है और उनको पता चल जाता है कि ये दोनों आसपास ही है, और इसलिए ये सब इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मुफासा को भी मालूम हो चुका था कि वह शेर यहाँ पर आ चुके हैं। मुफसा ताका से कहता है कि हमें लड़ना होगा, अगर हम भागे तो डूब करके मर जाएंगे। लेकिन ताका कहता है कि हमें भागना होगा, हम उनसे नहीं लड़ सकते। और यहाँ पर किरोश आ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों में से कौन मेरे बेटे को मारा था। मुफासा कहता है कि मैं तुम्हारी बेटे को मारा, लेकिन ताका निर्दोष है, उसे जाने दो। लेकिन इन यहाँ पर शेरनी को पता चल जाता है मुफासा कोई राजा के बेटा नहीं है बल्कि ताका है राजा की बेटा, और इसीलिए वह लोग मुफासा को छोड़कर ताका के ऊपर हमला करने लगते हैं। ताका और मुफसा भागकर पहाड़ की आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ से भागने का रास्ता खत्म हो चुका है। लेकिन तभी इस वक्त ताका मुफसा को लेकर नदी में छलांग लगा देता है। ये लोग झरने के जरिए तैरते हुए काफ़ी दूर आ जाते हैं। अब रात हो जाती है। ये दोनों ताका और मुफासा खाने की तलाश कर रहे होते हैं। तभी इसी वक्त यहाँ पर इन्हें कुछ खुशबू आ रही थी, और वह इनकी बिरादरी का ही खुशबू था। दरअसल वो एक शेरनी थी, और वह जाडियोंग के पीछे छुप रही थी। उसका नाम था शराबी।
और वह इन दोनों को बताता है कि उन सफ़ेद शेरों की डर चारों तरफ फैल चुका है। उन्होंने मेरे लोगों से ही मुझसे अलग कर दिया। इस वक्त यहाँ पर शाजू आता है और वह शराबी के साथ रहकर जासूसी का काम करता है। यहाँ मुफसा कहता है मैं और मेरी भाई मिलेली जा रहे हैं और शराबी भी इनके साथ शामिल हो जाती है। इन सभी को भूख लग रही थी, जो शिकार के गंध को महसूस करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहीं पर थोड़ी देर की दूरी पर हमें एक ट्री को दिखाया जाता है जहाँ पर ढेर सारे बंदर होते हैं। इन बंदरों के बीच में हम रफ़ीकी को देखते हैं और यहाँ पर जितने भी वानर थे वह रफ़ीकी को पसंद नहीं करते थे और उसके ही लोग उसे अपनी ग्रुप से अलग कर देते हैं। तभी रफ़ीकी की मुलाकात मुफासा से होती है। वैसे तो ये सारे रफ़ीकी को अपना शिकार समझकर आए थे। तभी रास्ते में रफ़ीकी में बताता है कि तुम लोग जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ से मैं 2-3 बार जाकर आ चुका हूँ। और यह सुनकर सभी शेर अपनी इरादे को बदल देते हैं, मतलब कि यह लोग अब उसे नहीं खाएंगे। मुफासा पूछता है कि क्या तुम्हें मिलेली का रास्ता मालूम है? ये सुनकर रफ़ीकी कहता है कि मेरा भाई अभी उसे जगह पर है, मैं उससे मिलने के लिए तो जा रहा था, मुझे रास्ता अच्छी से पता है, तुम लोगों को भी वहाँ ले जा सकता हूँ। दोस्तों अभी आगे जाकर पता चलेगा कि रफ़ीकी कोई भाई है या ये झूठ बोल रहा है। अगली सुबह जो शराबी थी उसको मालूम हो जाता है कि सफ़ेद शेर अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह सभी लोगों को यहाँ से चलने के लिए कहता है। अभी सभी जा रहे होते हैं कि तभी ताका मुफसा के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे शराबी अच्छी लगने लगी है, उसके जैसा मुझे और कोई नहीं मिलेगा। उसके सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे ये बताओ कि मैं उसको कैसे अपनी ओर खींचूंगी। तभी मुफासा कहता है कि जब वह हमारे पास से गुजरी थी तो उसकी शरीर से फूलों की सुगंध आ रही थी, इसका मतलब है वह जहाँ पर रहती है चारों तरफ फूल ही फूल है। ये सुनने के बाद ताका शराबी के पास जाता है और उसे बात करने लगती है और वह बोलता है कि तुम्हारे शरीर से फूलों की खुशबू आती है। और यह सुनकर शराबी चौंक जाती है और थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को हाथियों का एक ग्रुप को देखते हैं। इसके बाद मुफासा देखता है कि सफ़ेद शेर उनकी बहुत करीब आ चुके हैं और देखने वाली बात यह है कि जिस इलाकों को यह नीचे से पार किया उस इलाके को सफ़ेद शेर छलांग लगाकर पार कर दिया। अब वह शेर उनकी बहुत करीब आ चुके थे, इन्हें हटाने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और शराबी भागते हुए पेड़ के ऊपर जाती है, यहाँ से मधुमक्खियाँ की छाते को नीचे गिरा देती है और उसे छाते के अंदर से जो मक्खियों को देखकर हाथियों ने दौड़ना शुरू कर देते हैं और इसीलिए सफ़ेद शेरों का झुंड इन पर हमला नहीं कर पाते। इन बीच शराबी एक पेड़ से लटकती हुई थी और फिर वह हाथियों की झूम के अंदर नीचे गिर जाती है और तभी मुफासा उसकी जान बचाता है और हाथियों की भाग दौड़ की वजह से पहाड़ की जो मीनार होती है और टूटने लगता है। अरे इनकी वजह से सफ़ेद शेर एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा पाएंगे। हाथियों की जाने के बाद रफ़ीकी शराबी के पास भागकर जाता है, उसका इलाज करता है, जिस वजह से शराबी ठीक हो जाता है। जब वह होश में आती है तो पूछता है मेरी जान किसने बचाई? तभी मुफासा बोलती है कि तुम्हारी जान ताका ने बचाई थी। शराबी बाहर आती है और ताका को दिल से शुक्रिया कहती है। फिर ये थोड़ा और दूर चलने के बाद ये रोशनी के करीब आ जाते हैं। आप बस ये बर्फीली पहाड़ को पार करने के बाद ये लोग उसे जगह पर पहुंच जाएंगे, इसकी इन लोगों की तलाश थी। जब ये लोग बर्फ को पार कर रहे थे सब समस्या ये थी, बर्फ के ऊपर इन लोगों का पैर की निशान पीछे छूट जाता था। इसीलिए मुफासा साजू से कहता है कि तुम जाकर पैर के निशान को मिटा दो। साजू वैसे ही करता है, उन लोगों का पैरों के निशान मिटा देता है और जब सफ़ेद शेर यहाँ आकर पहुँचे तभी उनको पैरों के निशान नहीं दिखाई दिया, इसीलिए वह कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन आप ये लोग से थे, क्योंकि पैरों के निशान न मिलने की वजह से सफ़ेद शेर इनका पीछा करना बंद कर दिए थे। तो इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि आप इनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इन बीच में मुफासा ऐसी कुछ हरकत कर देती है जिसकी वजह से शराबी को पता चल जाता है कि उसकी जान मुफासा ने बचाई थी। हालांकि मुफासा अभी भी अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा समय तक वह अनजान नहीं बन पाता। यहाँ पर दूर खड़े होकर ताका इन दोनों को देख रहा था और इधर शराबी अब मुफासा को पसंद करने लगी थी। ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और यह सब दूर खड़े होकर ताका देख रहा था और यह बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। तभी उसका पिता की कहे हुए बातों को याद करने लगता है। एक दिन मुफासा ने तुमसे सब कुछ छीन लेगा। गुस्से में ताका अपनी भड़ास मिटाने के लिए वह सफ़ेद शेरों की राजा किरोश के पास चले जाता है और यहाँ पर ताका कहता है कि यह सच है।
मैं ही नवाब का बेटा हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटे को मुफासा ने मारा है। अगर तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना बदला लेना है, अपने परिवार का बदला लेना है। उस मुफासा ने मेरा सब कुछ छीन लिया। वह कहाँ पर है ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और तुमको मैं ही वहाँ ले जा सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे पैरों के निशान का पीछा करते हुए मिलेली पहुँच जाओगे। अब दोस्तों, ताका अपना जाल बिछा चुका है। उसके बारे में मुफासा को कुछ भी नहीं पता था। वापस आने के बाद वह सिर्फ इतना कहता है कि वह शिकार करने गया था पर कुछ मिला ही नहीं। और रफ़ीकी को देखने पर ये लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग मिलेली जाकर पहुंच जाते हैं। इस जगह को पहली बार देखकर मुफासा बहुत खुश होता है। वह इस जगह पर अपनी माता पिता के साथ आना चाहता था। इधर बहुत सारे जानवर थे जो अपने जिंदगी सुकून से जी रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होता है किरोश की। इसको देखकर सभी जानवर बहुत डर जाते हैं। इन सभी जानवरों को उनके घरों से किरोश ने ही अलग किया था। वैसे मुफासा इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिर यह सफ़ेद सर यहाँ पर पहुँचे कैसे। और तभी ताका सामने आता है। इससे मुफासा को मालूम पड़ता है कि इसके पीछे ताका का हाथ था। अब किरोश अपनी बेटे की बदला लेने के लिए मुफासा के ऊपर हमला कर देता है, और मुफासा उसे अपने पीछे लेकर जाता है और इसे धक्का दे देता है। और इसी वक्त मुफासा को थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, और वह सारे जानवर को जाकर कहता है, अगर तुम लोग मेरे साथ आज ना दोगे तो कल ये तुम्हारी बच्चों को खा जाएगा। और यह कभी मत सोचना कि ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे। अभी भी वक्त है, तुम सब कमज़ोर नहीं हो। तुम मेरे साथ मिलकर इन लोगों को यहाँ से हटा सकते हो। ये सुनकर सभी जानवर मुफासा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी जानवर मिलकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर जो सफ़ेद शेरनियाँ थी वह मुफासा के ऊपर हमला कर देते हैं, और मुफासा नीचे गिर जाता है। उसको थोड़ा सा चोट आ चुका है, और किरोश अकेला ही मुफासा का शिकार करना चाहता था, और इसीलिए वह उस पर हमला करता है। और यह पर किरोश ने मुफासा के ऊपर भारी पड़ने लगा था। वह लगातार मुफासा के ऊपर हमला करता है, और इसकी वजह से मुफासा जख्मी हो जाता है। दोनों की लड़ाई को ताका बहुत देरी से देख रहा था, और इसीलिए उसे बचाने के लिए वह सामने चला जाता है, जिस वजह से ताका जख्मी हो जाता है। और किरोश से कहता है कि मुफासा को मत मारो, उसे जाने दो। लेकिन किरोश रोकने वाला नहीं था। इसी वजह से मुफासा और ताका मिलकर उससे लड़ाई करने लगते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि अचानक जमीन हिल रही है। जमीन टूटकर नीचे धंसने लगता है। तभी एक बड़ा सा पत्थर जाकर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है, और इस वजह से किरोश और मुफासा जाकर समंदर में गिर पड़ते हैं। इसी वक्त में मुफासा देखता है कि एक बड़ा सा पत्थर उसकी ओर आ रहा है, और मौका देखकर मुफासा किरोश को धक्का दे देता है। इसकी वजह से उसकी मौत हो जाता है। इसके बाद मुफासा ऊपर आता है, और ताका उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद जितने भी सफ़ेद शेरनियाँ थे वहाँ से भाग जाते हैं, और यहाँ पर जितने भी जानवर थे वह मुफासा को मिलेली का राजा बना देते हैं। और यहाँ पर मुफासा अपनी खोई हुई माँ से मिलता है। फिर मुफासा को मालूम होता है कि उसका पापा इस दुनिया में नहीं है। फिर कुछ देर के बाद ताका यहाँ पर आ जाता है, और सब कुछ के लिए यहाँ पर माफ़ी मांगता है। सब जानवर बोलते हैं कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, लेकिन मुफासा कहता है जब तक मैं यहाँ का राजा हूँ तब तक मेरा भाई यहीं पर रहेगा। लेकिन मुफासा ताका से ये भी कहता है कि आज के बाद मेरा नाम कभी मत लेना। ये सुनकर ताका कहता है कि आज से बाद में आपके लिए स्कार बन गया। इसके बाद में मुफासा यहाँ का राजा बन जाता है। तो इस तरीके से रफ़ीकी पूरा कहानी क्यारा को सुनाती है, और आखिर में हमें दिखाया जाता है सिम्बा और उसकी पत्नी के साथ लौट आया है, और उनके साथ एक नन्हा सा शेर का बच्चा होता है। और क्यारा अपने भाई को कहता है कि आओ मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, और के साथ यह कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को सेट कर देना।